हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जानने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये मेरे बैटल सीरीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने मुगल वर्सेस ब्रिटिशर्स, द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, एंग्लो मैसूर वॉर की कहानी 4 बैटल्स में डिवाइडेड है। तो इन बैटल्स की कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा मैसूर एम्पायर के बारे में जानते हैं। प्रेजेंटली मैसूर एम्पायर कर्नाटक और उसके आसपास के कुछ स्टेट्स का एक समूह हुआ करता था। 1612 से लेकर 1764 तक यहां वाडिया राजवंश ने शासन किया। इसी राजवंश के शासक कृष्णराज वाडियार ने 1734 से लेकर 1764 तक अपने साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया था। उनके इस सक्सेसफुल कैंपेन का राज उनके मिलिट्री कमांडर हैदर अली थे। हैदर अली के मिलिट्री टैक्टिक की वजह से मैसूर एम्पायर मुश्किल से मुश्किल जंग जीतते जा रहा था। उनके इस कौशल को देख कृष्णराज ने हैदर अली को 1759 में नवाब ऑफ मैसूर के टाइटल से नवाजा था। हैदर अली अब इतने ताकतवर हो चले थे कि अपनी सैन्य रणनीति के बल पर वो मैसूर के शासक बन गए थे। हालांकि उन्होंने कृष्णराज से बगावत नहीं की थी। मालिक तो कृष्णराज ही थे, मगर चालक हैदर अली थे। अगर आप मैसूर के इस नक्शे को देखें तो इसके नॉर्थ में था मराठा किंगडम, वही नॉर्थ ईस्ट में था निजाम किंगडम और साउथ में था त्रावणकोर किंगडम। ये सभी मैसूर के दुश्मन हुआ करते थे। साल 1764, 1766 और 1771 में मराठाओं ने पेशवा माधवराव दी फर्स्ट के नेतृत्व में मैसूर पर कई अटैक्स किए। लिहाजा हैदर अली को मराठाओं के इस आतंक से अपने क्षेत्र को बचाने के लिए उनके साथ कई संधियां करनी पड़ी। लेकिन 1772 में माधवराव की हुई मौत की वजह से हैदर अली फिर से ताकत में आते हैं और वे मराठाओं पर लगातार आक्रमण कर फिर से अपने क्षेत्र वापस ले लेते हैं जो उन्होंने संधियों में खोए थे। हैदर अली हमेशा से ब्रिटिशर्स के दुश्मन और फ्रांसीसी के दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच हुए कैरोनेटिक्स वॉर में फ्रांस का साथ दिया था। लिहाजा हैदर अली को हमेशा से फ्रांसीसियों का सपोर्ट मिल रहा था। उनकी सेना को फ्रांस के कमांडर द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो ये थी कहानी सारे मैसूर किंगडम की। चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में टोटल 4 वॉर लड़ी गई थी। चलिए इन्हें समझते हैं वन बाय वन। दोस्तों, दक्षिण में बसे मद्रास पोर्ट पर ब्रिटिशर्स दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे थे। इसके चलते हैदर अली और फ्रांस ये कभी नहीं चाहते थे कि मद्रास पोर्ट ब्रिटिशर के हाथों चला जाए। ब्रिटिशर के दक्षिण में बढ़ रहे इस प्रभाव के चलते आए दिन ब्रिटिश आर्मी और मैसूर आर्मी के बीच क्लैशेस देखने को मिलते। रोज रोज हो रही इस तूतू मैमे के चलते हैदर अली अब अंग्रेजों से युद्ध चाहते थे। अब दुश्मन को एक ही झटके में खत्म कर मद्रास पोर्ट पर अपना आधिपत्य स्थापित करना हैदर अली का मकसद हो चला था। लिहाजा 1767 से लेकर 1769 तक मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच एक बैटल होती है जिसे हिस्ट्री में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस बैटल में ब्रिटिशर्स ने मराठाओं और निजाम की मदद ले दक्कन से हैदर अली पर हमला किया। ऐसे में सबको यही लग रहा था कि अब हैदर अली भी दक्कन से ही हमला करेंगे, मगर यही सबसे बड़ी चाल थी। हैदर अली ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए दक्कन में कम और मद्रास में ज्यादा वार किए, क्योंकि मद्रास पोर्ट पर ब्रिटिशर्स की एक नेवी बटालियन मौजूद थी। हैदर अली इसे एक ही झटके में तहस नहस कर देते हैं। लिहाजा दक्कन में आग लगाए बैठा दुश्मन अपनी इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी बस देखते ही रह जाता है। ये बैटल अब टेक्निकली हैदर अली जीत चुके थे। लिहाजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली से 1770 में एक ट्रीटी साइन करती है जिसे मद्रास ट्रीटी के नाम से जाना जाता है।
इस ट्रीटी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली से दोस्ती का वादा करती है। इस हार की वजह से मजबूरन ईस्ट इंडिया कंपनी को आजीवन मैसूर एम्पायर की रक्षा करने की कसम खानी पड़ी। ये ट्रीटी वाकई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेहद शर्मनाक ट्रीटी थी। एक तरफ वो नॉर्थ में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए वहां के राजाओं को अपने इशारों पर नचा रहे थे, वहीं दूसरी ओर साउथ में वो ट्रीटी ऑफ मद्रास के जरिए किसी और के इशारों पर नाच रहे थे। लिहाजा इस ट्रीटी की वजह से अंग्रेज अधिकारी हैदर अली पर आग बबूले हो रहे थे। ऐसे में 1771 में मराठा किंगडम मैसूर पर हमला बोल देता है। तब हैदर अली ट्रीटी ऑफ मद्रास को आगे ले ब्रिटिशर्स से उनकी मदद करने की गुहार लगाते हैं, मगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे तौर पर इस ट्रीटी को ब्रेक किया था। यह ब्रिटिशर्स द्वारा की गई धोखेबाजी थी। बस यही वजह आगे चलकर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की चिंगारी बनती है। पहले एंग्लो मैसूर वॉर के बाद अगले 10 साल थोड़े गर्मा गर्मी में बीते। हालांकि हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों के बीच एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा तो भरा पड़ा था। इसी गुस्से को आग देने का काम ब्रिटिशर्स द्वारा किया जाता है। वो हुआ यूं कि 1780 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अरबिक सी के किनारे पे मौजूद माहे को अपने कब्जे में ले लेती है। माहे उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, जो मद्रास के बिल्कुल बगल में ही था। ऐसे में ब्रिटिशर्स की यह हरकत सीधे तौर पर हैदर अली को चुनौती थी। फिर क्या था, हैदर अली हो जाते हैं गुस्सा। वो सोचते हैं यार ये अंग्रेज अब तो मेरे गोदी में आकर बैठने लगे हैं, बस अब बहुत हो चुका, अब इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बस यही से शुरू होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये वॉर 1780 से लेकर 1784 तक लड़ा गया था। इस वॉर में शुरुआती से ही हैदर अली का पगड़ा बहुत भारी था। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों का गढ़ माने जाने वाले आरकोट किले को अपने कब्जे में ले लिया, मगर वो ज्यादा देर तक उस पर कब्जा नहीं बना पाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर सर आयरकूट की कुशल रणनीति हैदर अली पर भारी पड़ती है। लिहाजा आरकोट का किला फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चला जाता है। ऐसे में जंग के बीचों बीच यानी 1782 में हैदर अली की एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है। हैदर अली के जाते के साथ ही उनके बेटे टीपू सुल्तान ने उनकी सेना की कमान संभाली। टीपू सुल्तान अपने पिता की तरह ही साहसी और पराक्रमी थे। वो अंग्रेजों के साथ हुई इस वॉर को नो प्रॉफिट नो लॉस के इक्वेशन पर स्टेबल रखते हैं। लिहाजा 1784 में इस बैटल का समापन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से होता है। इस ट्रीटी के तहत हैदर अली द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए ट्रेडिंग राइट्स को वैसे ही रखा गया। टीपू सुल्तान ने कर्नाटक पर अपने दावे के साथ साथ वॉर प्रिजनर्स को छोड़ने का भी वादा किया। हालांकि ये सारी शर्तें टीपू सुल्तान के फेवर में ही थी, क्योंकि इससे ना उन्हें कोई ज्यादा फायदा भी हो रहा था और ना ज्यादा नुकसान भी। नुकसान तो ब्रिटिशर्स का हो चला था, क्योंकि वो इतने दूर से जंग लड़ने आए और उनके हाथ कुछ ना लगा। लिहाजा कंपनी और मैसूर के बीच खटास अभी भी वैसे की वैसे ही थी। यह खटास आगे चलकर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की कड़वाहट बनती है। कैसे, चलिए जानते हैं। अब तक के वॉर एक्सपीरियंस से टीपू सुल्तान को यह तो पता चल गया था कि यह मामला लंबा चलने वाला है। लिहाजा वे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में जुट जाते हैं। उनके इस काम में फ्रांसीसियों ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की। टीपू सुल्तान की सेना में एक छोटा सा डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिसकी मदद से वो मॉडर्न वेपन्स को डेवलप कर उसकी टेस्टिंग किया करते थे। इसी थर्ड वॉर में उन्होंने उस वक्त के सबसे आधुनिक हथियार रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ऐसा करने वाले वो भारत के सबसे पहले शासक थे। तो दोस्तों, इस तरह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी क्षेत्र त्रावणकोर पर हमला कर उसे अपने किंगडम के अधीन लाते हैं। उस वक्त त्रावणकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सब्सिडरी अलायंस हुआ करता था। लिहाजा अब अंग्रेजों को
टीपू सुल्तान के साथ लड़ने का एक और मौका मिल गया था। वैसे भी वो इसी होड़ में लगे हुए थे कि कब टीपू सुल्तान गलती करे और कब हम उन पे हमला करें। ऐसे में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1790 से लेकर 1792 के बीच एक वॉर लड़ी जाती है, जिसे हिस्ट्री में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। एक तरफ थी मैसूर की सेना, जिसे टीपू सुल्तान लीड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी कमान लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाथ में थी। यह लड़ाई श्रीरंगपट्टनम में लड़ी गई, जिसमें 1792 में मैसूर की हार हो जाती है। इस हार के बाद टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर का आधा क्षेत्र खा लिया था। इन एरियाज को मराठा और निजाम में इक्वली बांट दिया जाता है। वही सबसे बड़ा एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास ही रहता है। यहां लड़ते समय वो मराठाओं और निजामों से मदद तो ले रहे थे, मगर जीत के बाद उन्हें बहुत छोटा हिस्सा देते थे। खैर, इस बैटल में हुई नुकसान भरपाई के चलते टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए भी वसूल किए जाते हैं। जब तक ये पैसे ब्रिटिशर्स को नहीं मिल जाते, तब तक उन्होंने टीपू सुल्तान के 2 बेटों को एज अ सिक्योरिटी पर्पस अपने साथ रखा हुआ था। वाकई में ये ट्रीटी टीपू सुल्तान को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने वाली साबित हुई। श्रीरंगपट्टनम में हुए इस ट्रीटी के चलते टीपू सुल्तान थोड़ा हताश हो जाते हैं, मगर अंग्रेजों से लड़ने का जज्बा अभी भी उनमें बरकरार था, जिसकी परछाई हमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में दिखाई देती है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की तरफ। थर्ड वॉर में हुई इस हार के चलते टीपू सुल्तान को अब यह लग रहा था कि ब्रिटिशर से अकेले पंगा लेना बच्चों का काम नहीं है। ऐसे में वो अपने पड़ोसी किंगडम से मदद की गुहार लगाते हैं, मगर मराठे और निजाम उनकी मदद करने से रहे। ऐसे में वो भारत के बाहरी ताकत जैसे अफगान, अरब, तुर्की से मदद मांगते हैं। कई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो ये भी कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने फ्रांस के डिक्टेटर कहे जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट को भी अंग्रेजों से 2-2 हाथ करने के लिए निमंत्रित किया था, और नेपोलियन उनकी मदद करने के लिए फ्रांस से निकल भी चुका था, मगर इजिप्ट में अंग्रेजों के साथ हुई मुठभेड़ ने उसे रोके रखा। ऐसे में वो भारत कभी पहुंच ही नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिशर्स के कुछ ऑफिसर्स टीपू सुल्तान पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे। उन ऑफिसर्स को इस बात का डर था कि अगर टीपू सुल्तान को फ्रांस की बड़ी मदद मिल जाती है तो यह बात कंपनी के लिए कयामत ला सकती है। ऐसे में वो टीपू सुल्तान के साथ एक और जंग की तैयारी करते हैं। रिचर्ड्स वेलिस्की के नेतृत्व में एक ब्रिटिश बटालियन को मैसूर भेजा जाता है। हालांकि वेलिस्की ने पहले टीपू सुल्तान से सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर ब्रिटिश एम्पायर में शामिल होने की पेशकश की थी, मगर टीपू सुल्तान ने उस पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया था। बस यही से शुरू होता है द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। यह वॉर 1798 से लेकर 1799 तक चला। इस आखिरी और निर्णायक बैटल में टीपू सुल्तान की बुरी तरह से हार हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा टीपू सुल्तान को उनके ही किले के बाहर बंदूक द्वारा शूट किया जाता है। उनकी मौत के बाद मैसूर किंगडम अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा हो चला था। मैसूर के इस किंगडम को निजाम और ब्रिटिशर्स दोनों मिलकर आपस में बांट लेते हैं। कंपनी द्वारा वाडियार वंश के एक 5 साल के बच्चे कृष्णराज III को राजा बनाया जाता है। साथ ही साथ उसकी सब्सिडरी अलायंस पर साइन भी ली जाती है। ब्रिटिशर्स के इस जीत ने साउथ के सबसे बड़े किंगडम को कंपनी के अधीन लाया था। वाकई में यह ब्रिटिशर्स की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। अब मद्रास पोर्ट पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का हो जाता है, जहां वो बिंदास होकर अपना ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकते थे। इस एंग्लो मैसूर वॉर के चलते अब ब्रिटिश एम्पायर भारत के साउथ में भी अपनी पकड़ बना चुका था। लिहाजा अब वो भारत में एक साम्राज्यवादी ताकत बनकर उभर रहा था। बस एक मराठाओं को छोड़ दिया जाए तो अब
पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसी ताकत मौजूद नहीं थी जो ब्रिटिश एम्पायर से दो दो हाथ कर सके। तो दोस्तों, आपकी इस एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आने वाले वीडियो में हम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हां, कंटिन्यूस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।